बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। 28 अक्टूबर बरोज़ जुमा इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया अपनी मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि लॉन्ग मार्च होगा और लाहौर से होगा, हर सूरत होगा। देखना यह है कि पुरअमन रहने का ऐलान तो इमरान खान साहब ने किया है। क्या 25 मई की तारीख को दोहराने के कितने चांसेस हैं, बदअमनी का कितना ख़तरा है, या जिन मुतालबात को लेकर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा वो मुतालबात तस्लीम भी कर लिए जाएंगे। इसके ऊपर मैं तफसील के साथ आमिर मतीन साहब का तजिया हासिल करूँगी। मगर इसके साथ साथ आज एक मरतबा फिर से मरहूम अरशद शरीफ साहब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी, जिनका जस्ते खाकी आज पाकिस्तान रात 1 बजे के करीब पहुँच जाएगा। बहुत सारे सवालात कल हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में उठाए गए, दीगर सहाफ़ी बरादरी में भी उठाए गए। पाकिस्तान के अलावा कीनिया के अंदर भी यही संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान तो हो गया। अब देखना यह है कि कितना जल्द ये तमाम मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। इसके ऊपर भी आज मैं तफसील के साथ बात करूंगी, इससे जुड़े दीगर अहम मामलात के ऊपर। सबसे पहले आमिर साहब, 28 अक्टूबर का दिन जुम्मे का क्या लग रहा है आपको, टाइमिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जी, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले उम्मीद की जा रही थी कि ये शायद नवंबर के पहले हफ्ते में ऐलान हो। अभी जुमा, जिसका मतलब है कि अब 2-3 दिन रह गए हैं, उसके अंदर ये किया गया है, थोड़ा सा पहले किया गया है। सवाल ये है क्यों? मेरा ख्याल है और मेरी कुछ इतला भी है कि ये जो बहुत बढ़ते हुए मुकदमात और ये जो बहुत ज़्यादा नए टैक्टिक्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है, फिर वो एक नई रवायत बन गई है उनको नंगा करके मारने की। ये बहुत ही एक मकरूह भी है, गलत भी है, तकलीफ़ दे भी है। फिर उसके बाद इमरान खान भी अपने मुकदमात रोज़ बढ़ रहे हैं, गिरफ़्तारी का इम्कान भी है। और फाइनल जो है, मैं समझता हूँ स्ट्रॉ जो थी वो अरशद शरीफ, हमारे प्यारे भाई, दोस्त, कुलीग, उनका कत्ल है। वो इमरान खान का जो है उनके साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ था और वो बेताशा के दफ़ा कह चुके थे, उनके बड़े मोहतरम भी थे। और उन्होंने खुद, जिस तरह आज अपनी तकरीर में भी कहा कि मैंने खुद कहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे, मेरे पास इतला थी कि आपको जान को ख़तरा है। फिर उन्होंने ये भी इतला दे दूं कि हाल ही में सहाफ़ियों से मिले हुए थे, तो अरशद शरीफ साहब के कि आप जो तस्वीर भी दिखा रहे थे मेरे साथ मेरे घर में, ये अरशद शरीफ का हमेशा एक स्टाइल था कि वो पिछली सीट पे जाके बैक रो पे बैठना पसंद करता था। और हम कई दफ़ा उसको आगे जब बुलाते थे तो उसका एक था कि आप नहीं मैं, आप सीनियर हैं मुझसे, तो हम कहते थे यार अब क्या 5-10 साल का फ़र्क रह गया, सभी सीनियर है। तो उसका एक स्टाइल था पीछे। तो इमरान खान की मीटिंग में वो पीछे जाके बैठ गए, तो इमरान खान ने उनको कहा नहीं आप आगे हैं, अपने साथ बिठाया और उन्होंने कहा यार तुम्हारे तो सर पे कफन है, तुमने कफन बांधा हुआ है। तो वो बड़ी प्रोफेटिक मैं समझता हूँ इमरान खान की ये बात थी और बहुत तकलीफ़ दी है। मगर मेरा ख्याल है ये जल्दी करने में, ये 28 अक्टूबर को करने में ये एक फैक्टर भी था। अब ये कि ये कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, तरीका क्या होगा, अभी डिटेल्स नहीं दी हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा होगा। ये माजी की जो लॉन्ग मार्चें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर होती थी, ये वो नहीं होगी। ये पहली दफ़ा है जो कि अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट है। ये आप जुडिशरी की मूवमेंट को कह सकते हैं, वो अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट थी, मगर वो सिर्फ एक बड़ी छोटी महदूद थी। ये बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़े साइज़ की होगी। उसकी वजह ये है कि एक तो इमरान खान ने ये बार बार प्रूव किया है कि वो बड़े जलसे करने के बहुत अहल हैं। उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन किए हैं। और अभी ये जो उनका बयानिया है अमेरिका के ख़िलाफ़, साइफर वाला, और अब ये अरशद शरीफ का भी जो फैक्टर है, ये सिर्फ ये नहीं कि उसके मद्दा और हमारे जैसे उसके दोस्तों को तकलीफ़ हुई है, आम लोग भी बहुत तकलीफ़ में हैं कि ये किस तरह होता है कि एक आदमी को भरी जवानी में इस तरह सर पे गोली दे के किसी और मुल्क में मार दिया। इसके शकूक हैं, अभी उसकी तफ्तीश होगी, वो चीज़ें बाहर आएंगी, मगर ऑलरेडी तकलीफ़ में है हर कोई। तो वो एक फैक्टर भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ, और ये जब वहाँ से लाहौर से लिबर्टी में आ गई, आपने देखा है पहले ही वो छोटी सी कॉल देते हैं तो वहाँ 10-15 हज़ार रुपये का लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ से जब ये शुरू करेंगे
तो ये रिंग रिंग के चलेगा, ये रिंग रिंग के पहुंचेगा। ये दिन लग जाएंगे गुजरांवाला पहुंचने में, ये दिन लग जाएंगे गुजरात में पहुंचने में, ये दिन लग जाएंगे लाला मूसा, फिर जेलम, फिर गुजर खान, और यहाँ पहुंचते कई दिन लग जाएंगे। और इस दौरान में मैं ख़बर से बता रहा हूँ कि ये पहले होता ना, इतनी लंबे सफ़र के अंदर लोग तंग पड़ जाते हैं कि यार बड़ा लंबा है। ये एक मेला चिरागां होगा, यहाँ पे उन्होंने पूरे इंतज़ाम किए गए हैं कि वहाँ पे उनका वैसे ही तरीक़ाकार है। आपने देखा है पीटीआई में मौसीकी होती है, यंगस्टर्स होते हैं, रौनक होती है, और वो हर शहर में रुका करेंगे और वहाँ पे देगें पकड़ी होंगी, एक मौज मेला होगा और एक पूरा एक जज्बा क्रिएट किया जाएगा, तकरीरें होंगी। तो वो पूरी एक किस्म की मोबिलाइजेशन पूरे पंजाब में वो एक मोबिलाइज भी करेंगे। ये फिनाली है उनके तमाम पहले जो उन्होंने जलसे किए, ये उसकी फिनाली होगी कि ये करते करते एक बिल्कुल मेला है। ये रैली नहीं है, ये मेला होगा जो कि लाते लाते फाइनली यहाँ पहुँचेगा। मेरी इतला ये है कि यहाँ पे भी ये वो उनको कोशिश वो नहीं करेंगे कि डी चौक पहुँचने की, फ़ौरन बिल्कुल नहीं होगी। वैसे भी यहाँ पे भी क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तमाम कंटेनर्स लगा दिए होंगे और इस्लामाबाद बंद होगा, उससे क्या होगा कि इस्लामाबाद से बाहर 5-6 जगहों पे ये मेले लगेंगे जहाँ पे खाने के इंतज़ाम होंगे, टेंट लगे हुए हैं, पानी की बोतलें होंगी, म्यूज़िक लगा हुआ है, रौनक लगी हुई है। वैसे ही मरी रोड के ऊपर जो है ना 50 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो मरी रोड बंद हो जाती है। ये शहर बड़ा गुंजान है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा है, तो ये सारा पिंडी और इस्लामाबाद बंद होके रह जाएगा। पिंडी जब और इस्लामाबाद बंद होंगे इसका मतलब है आपकी सरकारी मशीनरी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये जो है अगर 2, 4, 5 हफ्ता 10 दिन ये लग गए और ये रुका रहा तो किसी ना किसी को बीच में पड़ना पड़ेगा। अभी जो है पीडीएम कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक नहीं शो कर रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये नवंबर में अगली में इलेक्शन होगा, तो ये इसके बाद जो है किसी ना किसी को बैठ के बात करनी होगी। तो उसके बाद जो है फिर वो काकड़ मोमेंट जो मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जनरल वहीद काकड़ ने जब इस तरह का बिल्कुल स्टैंड ऑफ हो गया था तो उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब को और गुलाम इसाक़ खान को बिठा के सोल्यूशन करवाई थी। उनका जी आप दोनों रिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ जो भी फैसला करवाया जाएगा उनके लिए मजबूरी होगी और उसके लिए मैं हवाला दूंगा। अभी रिसेंटली जो 150-200 सहाफ़ियों के साथ जनरल बाजवा साहब ने मीटिंग की है उसकी वाइडली रिपोर्ट हुई है, मैं उसमें नहीं था। सो मैं मगर वो काफ़ी लोगों ने वीलॉग्स भी किए हैं, ब्लॉग्स भी किए हैं और वो खुल के रिपोर्ट भी होता ही रहा है। तो उसमें उन्होंने बार बार एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा दोहराया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। बल्कि मेरी इत्तला ये है कि मालिक साहब ने उनको ये मजाक भी किया कि सर एक ही दफ़ा कह लेते, 6 दफ़ा जब कहते हैं तो हम डर जाते हैं, 6 दफ़ा कहने की क्या ज़रूरत है। तो उसके साथ में वो कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने पीएमए की इजलास के दौरान भी ये रिपीट किया, वहाँ भी रिपीट किया, कंसिस्टेंटली ये एक जुमला भी आ रहा है कि हम किसी को मुल्क ब्लॉक नहीं करने देंगे, कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, हालात ख़राब नहीं होने देंगे। तो जब हालात ख़राब हो जाएंगे तो इस तरह के भी इशारे दिए कि वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा क्या नहीं ये बड़े सवालात हैं। ये मैं इस पर चहमगोइयाँ नहीं करना चाहता किसी किस्म की, मगर ये एक इसको बहुत लाइटली जो ले रहे हैं कि ये 120 दिन का धरना था और वो फेल हो गया। ये इस दफ़ा हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि एक तो ये चारों तरफ इस्लामाबाद के पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी मशीनरी, उनको कोई ना सिर्फ रोकने वाले नहीं हैं, उनको फैसिलिटेट करने वाले हैं। गवर्नमेंट उनकी अपनी मशीनरी है, वो फैसिलिटेट कर रही होगी, वो खाने पहुँचा रही होगी, वो पानी पहुँचा रही होगी, वो स्पीकर पहुँचा रही होगी। तो वो इसलिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये 25 मई वाला वाक़या ये पंजाब के अंदर जिस तरह राना सनाउल्लाह ने रोक लिया वो नहीं हो पाएगा। और वो पूरी तैयारी के साथ प्लानिंग करके आ रहे हैं कि किस किस शहर से कितने कितने जत्थे निकलेंगे और कैसे इकट्ठे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये आप समझ लें कि ये उन्होंने सोच समझ के ये रिस्क लिया है कि वैसे ही ये कह देना जो पहले था कि जनाब वो हालात बिगड़ गए तो वो होगा, मुल्क के हालात ख़राब ही हैं हमारे साथ जो हो रहा है, इससे वर्ष क्या होगा।
हमारे मुकदमात हो रहे हैं, हमें गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हमें उठा के कपड़े उतारे जा रहे हैं, और क्या इससे ज़्यादा क्या होगा। तो इसलिए वो आगे ये जो इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। मेरा ख्याल इसका जो पंजाबी में कहते हैं कट्टी कट्टा, वो ये 2-3 हफ्तों में निकल जाए। सिर्फ लास्टली इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है तलवार की तरह लटक रहा है, वो है नए चीफ की तैनाती और जनरल बाजवा साहब की उनके ऐलान के मुताबिक रिटायरमेंट। सो ये कौन लगता है, किन हालात में लगता है, और उनका रवैया क्या होता है, जाने वालों का रवैया क्या होता है, आने वालों का क्या रवैया होता है, और ये इस तनाजुर के अंदर वो क्या किस तरह फैसले करेंगे, ये बड़े सबसे अहम सवाल ये हैं। सही है, ठीक है, मगर कुछ आपने जो सवालात उठाए, कुछ और भी अहम सवालात हैं आमिर मतीन साहब, जो आज मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इमरान खान साहब ने मरहूम अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र किया, और एक आम तासुर ये जोर पकड़ गया है कि इस लॉन्ग मार्च को जो जिला बख्शी है वो अरशद शरीफ साहब के इस बेईमाना बेरहमाना कत्ल ने बख्शी है। लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, तारीखी समंदर होगा। आवाज़ नहीं आ रही, कोई आवाज़ के अंदर इशू है? मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि आपने सवाल जो किया है वो जाहिर है आज की जो बड़ी खबर है वो तो DGISPR की तरफ से जो उनकी तरफ से जो बयान आया वही होगा। तो मैं उससे पहले मगर मैं ज़रा ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये मरियम बीबी की एक ट्वीट आई है कि ये इसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि कोई एक साहब हैं, कोई चौधरी साहब, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इनको, उन्होंने एक बड़ी बेहुदा किस्म की ट्वीट की कि जी ये फितना और ये यूथिए, और जिसमें ना मरहूम हमारे दो शहीद अरशद शरीफ के मतलब जो है ना बड़ी बेहुदा सी बातें की जो है उसके मतलब कि जी ना वो दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाते थे, मौत का उड़ाते थे, और जिस तरह उन्होंने कुलसूम बीबी के मरने का मजाक उड़ाया। तो मरियम बीबी ने उसके ऊपर बहुत सख्त ट्वीट की। उन्होंने कहा कि आई डोंट फील आर्टिंग इट, रीट्वीटिंग इट, बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैनकाइंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बाइब। अब ये उन्होंने जो कहा एक किस्म की तंज की, तो एक तो ये वैसी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बैड टेस्ट में है, बहुत बैड टेस्ट में है। एक हमारे कुलीग की एक शहादत हुई हुई है, हम सब बड़े दुख में हैं, बहुत तकलीफ़ में है, सारी कम्युनिटी हमारी दुख में है। वो हमारा बड़ा लाडला था, ये तमाम वो हमारा चॉकलेट हीरो कोई कहता है, कोई छोटा भाई कहता है, वो बड़ा पॉपुलर था, उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और उसके इवन दुश्मन नाकिर जो भी थे उसकी शख्सियत के मतलब इस तरह की बातें नहीं करते थे। और ये फैक्चुअली गलत है, ये बिल्कुल जो उनको, क्योंकि मेरा ख्याल है कहना पड़ता है कि वो लोगों की बातों में सुन लेती हैं और कर देती हैं, शायद वो खुद इन चीज़ों को पढ़ती लिखती नहीं हैं, और उनको ये उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज ये बार बार बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ की दो खूबियाँ थीं। एक खूबी ये था कि वो कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करता था, वो हाँ अपने फैक्ट्स में बहुत हार्श होता था, वो बहुत क्रिटिकल होता था, वो इश्यूज़ पे जिस पे उसका एतकाद था उन पे वो बहुत ज़्यादा रूथलेसली क्रूअल हो सकता था, ओपिनियन बड़ा सख्त देता था, मगर वो उसका एक डिसेंट था, वो बड़ी डिसेंटली करता था, स्माइल के साथ करता था, और इस तरह की घटियापन उसके अंदर कभी नहीं था। उसकी ये ट्वीट्स ये सारी जगह शेयर हो रही हैं कि जब मरियम बीबी ने ये अपने कहा कि अम्मी इज़ इन सर्जरी एट द मोमेंट, रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रे फॉर हर। अरशद शरीफ ने, ये मेरा प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे होंगे कि प्रेयर्स फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ मिसेस कुलसूम नवाज़, ये अरशद शहीद का ये ट्वीट थी जी। और दूसरा उन्होंने क्या कि प्रेयर्स एंड विशेस फॉर गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज़, a brave woman who stood strong in her role as a wife, mother, sister and a source of strength during difficult times for the Sharif family. उसने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है आमिर मतीन साहब के बावजूद इसके कि इनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी आप करा रहे हैं, बेशतर सीनियर सहाफ़ियों ने कराई, पूरी मीडिया की बरादरी ने कराई, उसके बावजूद अभी तक इस एक लम्हे तक उनका वो ट्वीट बरकरार है जो उन्होंने किया। इस वक्त हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच प्रोग्राम मुकाबिल के लिए।
आपने वक्त निकाला। जी आमिर साहब। जी मैं हारून साहब से ही, हारून साहब जो हैं ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये इंडिपेंडेंट के मैनेजिंग एडिटर भी हैं, बीबीसी के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और बड़ा मैं इनका मुतक़िद मद्दाह हूँ, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। हारून, हम बात कर रहे थे कि मरियम बीबी ने जो आज ये बग़ैर फैक्ट चेक किए हुए अरशद शरीफ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक उसकी लाश भी नहीं आई है और हम सब जो है एक दुखी है कम्युनिटी के जिस तरीके से उसको शहीद किया गया है, उस पर फैक्ट चेक किए बगैर जो है वो इस तरह की ये ट्वीट की बड़ी सख्त थी और बैड टेस्ट में थी। मैं उसकी बता रहा था दो खूबियाँ कि एक वो इस तरह की बैड टेस्ट में अरशद शरीफ हरकत नहीं करते थे, दूसरी इनकी एक और खूबी थी कि वो बहुत मुखालफत करते थे। उनका एक बिल्कुल एक दोस्तों एक हल्का था, एक तबका था जिनसे उनकी बहुत मुखालफत थी, मगर अगर उनके मुखालिफ जो हैं उन पे जब जब हमला हुआ, उन पे किडनैपिंग हुई, जैसे कि मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, जैसा कि अबसार आलम और बेताशा, वो ही मेड इट अ पॉइंट टू कंडेम इट। वो हमेशा इसकी मजम्मत करते थे। उस वक्त ये ख्याल नहीं थे करते वो कि ये हमारे कैंप है वो फ्रेटर्निटी के साथ और इंसानी हकूक़ के इस तरह की वायलेशन के ऊपर हमेशा प्रोटेस्ट करते थे। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि हारून भी इस तमाम इन चीज़ों को बड़ी बगौर देखते रहे हैं, तो मरियम के ये उनको मौका मिला हारून के लोगों ने पूछा कि आप ये वापस लेती हो, ईज़िली कह सकती थी कि वो मुझे फैक्ट्स का नहीं पता था और मैं विड्रॉ करती हूँ। उन्होंने उसको डिलीट भी नहीं किया। उसके मेरा बड़ा दिल दुखा है। आप भी, मैं चाहूँगा आप भी अपने जज्बात का बताएं इसके मतलब। जी आमिर मतीन साहब, प्रोग्राम में लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरह और जिस तरह बाकी हमारी सारी कम्युनिटी इस वक्त शदीद गम और गुस्से और सदमे से गुजर रही है, उसमें मेरा भी ख्याल यही है कि बड़ी बेवजह और किसी ख़ास उसके उन्होंने ये ट्वीट की है, किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट के बग़ैर। अगर एक आप रखें कि जब उनकी वालदा का फौत हुई थी तो उस वक्त भी बहुत सी बातें की गई थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये वक्त उन बातों को दोबारा उठाने का या उखाड़ने का था, किसी से बदला लेने का था। वो बहुत डिसेंट तरीके से भी कोई बात कर सकती थी और ये बात इस जगह अगर वो खामोश भी रहती तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अच्छा मॉरल हाई ग्राउंड वो ले सकती थी। लेकिन ये बात करके उन्होंने काफ़ी दिलों को और तड़पाया है। मेरे ख्याल में अभी ये बात हो रही थी कि शायद अभी तक उन्होंने वो ट्वीट वापस नहीं दी है। तो मुझे लगता यही है कि उनकी जो सारी टीम है वो इस वक्त मीडिया टीम, जो सोशल मीडिया टीम है स्पेशली, वो बैठकर इसी चीज़ कर रही होगी कि मरहूम अरशद शरीफ जो हैं उनकी पूरी वीडियोस निकालें और उनका कोई पूरा सारा देखें कि उसमें कहीं उन्होंने कोई इस तरह की बात की तो नहीं थी। तो अगर इस तरह की बात हो भी, जो मुझे नहीं लगता कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो इस तरह के शख्स नहीं थे, वो इस तरह की बात नहीं करते थे, तो इस तरह की बात इस वक्त करना जब उनकी अभी तदफीन भी नहीं हुई है, उनके साथी दोस्त और उनके जो अपना ख़ानदान है वो इतना शदीद सदमे से गुजर रहा है, तो इस वक्त की पॉलिटिकल स्कोरिंग आई थिंक वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस, वेरी रॉन्गली एडवाइज्ड बाय समबडी हु एवर एडवाइज हर टू डू दैट। तो आई थिंक थोड़ी देर बाद तक अगर ये उनको उस तरह का कोई जवाज़ ना मिला कि वो अपनी ट्वीट को साबित कर सकें, आई थिंक इट वुड बी वेरी एडवाइज्ड और अप्रोप्रिएट टू डिलीट दैट ट्वीट, आई थिंक। बिल्कुल हारून, मैं थोड़ा सा आपसे सवाल भी करना चाहूँगा, मगर मैं थोड़ा सा नाजरीन को ब्रीफ कर दूं कि आज की बहुत अहम खबर ये है कि DGISPR ने भी अदालती कमीशन का कहा है कि अदालती कमीशन को इसकी तफ्तीश करना चाहिए कि उनका कत्ल कैसे हुआ। मगर उसके अंदर दो तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत ने कबूल किया कि गलती
से सानिया पेश आया। अच्छी बात यह है कि DGISPR ने बड़े मुस्बत अंदाज में अरशद शरीफ की खिदमत को सराहा है। ख़ास तौर पे उन्होंने उनका जो फ़ौजी ऑपरेशंस में ख़ास तौर पे जो मोर्चों पे जाके वो कवरेज करते रहे, हर जगह पे वो पहुँचे, स्वात भी पहुँचे, वज़ीरिस्तान भी पहुँचे, उन चीज़ों को मद्दाह है। उसके बाद सदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी ट्वीट की ख़ास तौर पे कि इन्होंने जिस तरीके से फ़ौज की इन ऑपरेशंस की कवरेज की, साथ हमेशा वहाँ पे पहुँचे, बड़ी बड़ी दूर जगह बॉर्डर पे पहुँचे, उन्होंने भी सराहा है। बड़ी अच्छी बात है। मैं साथ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि DG साहब ने ये कहा कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा और वो किसके कहने पर गए। हाँ। बिल्कुल इसकी भी तहकीक होनी चाहिए, मगर इसके हमें उनके तमाम दोस्तों को पता था कि यहाँ पे जो उनके लिए हालात थे, जो उनको धमकियाँ मिलने जा रही थी, उनके ऊपर मुकदमात फ्लिमजी किस्म के 13-14 FIR कर दी गई थी और उनकी जान को ख़तरा था। ये हम सब तक इतलाएँ आ रही थी। तो ये इससे ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए जो इमरान खान ने कहा है। इमरान खान साहब ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कह रहे हैं कि जनाब ये पता करें कि उनको दुबई के अंदर कौन मजबूर कर रहा था कि वहाँ से निकाला जाए या पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये खुरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम है। और मेरा ख़्याल है जो इमरान खान जो उनको कह रहे थे कि आज तकरीर में भी उन्होंने फरमाया, साबिक वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मेरे पास इत्तलाएँ थीं कि उनको उनकी जान को ख़तरा, और मैंने उनसे कहा कि आप मुल्क छोड़ दें। तो मेरा सबसे पहले तो उस कमीशन को जो भी बनाया जाए, इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए कि उनके पास क्या इत्तलाएँ थी, कहाँ से आई थी। दूसरा, मैं ये लास्टली हारून से कमेंट चाहूँगा, एक बात कह दूँगा, जो जुडिशल कमीशन है अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है। और यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे एक जो हर्डल था कि हम केनिया के अंदर कोई इंडिपेंडेंट वहाँ पे इंक्वायरी नहीं कर सकते थे और उनके एविडेंस को हमें जो है मानना पड़ना था, ज़्यादा से ज़्यादा एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेज सकते थे। तो इसके बाद मेरा ख्याल इस बात की गुंजाइश निकला है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे तफ्तीश होनी है, असल इसकी तफ्तीश केनिया में होनी है और अक़वाम मुत्तहिदा की अगर निगरानी में होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। ये हारून साहब, इसके मतलब ज़रा आप बयान कीजिएगा। जी आमिर मतीन साहब, आपने भी बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं और इससे पहले जो रिपोर्ट आपने चलाई कीनिया से, उसमें भी उस रिपोर्टर ने बड़े वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं। और ये इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई है, आई होप कि किसी रिज़ल्ट तक पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप तारीख़ देखें इस तरह के कमीशंस और इनकी रिपोर्ट्स की, तो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। लेकिन एक जो सवाल मेरे जहन में भी एडिशनल घूम रहा है, वो ये है कि इमरान खान साहब भी अभी आज क्रेडिट दिया कि उन्होंने उनको कहा कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, यहाँ वो सेफ़ नहीं है। पहले तो उनको खुद उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त करना चाहिए था। वो मेरा ख्याल में वाहिद रिपोर्टर थे जिनको सबसे ज़्यादा इमरान खान ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ थे। मेरा जो सवाल बन रहा है वो ये है कि आखिर उनको वीज़े की ऐसी क्या सूरत हाल थी कि वो दुबई छोड़ के जब वीज़ा ख़त्म हुआ तो वो किसी यूरोपीय मुल्क क्यों नहीं जा सके और वहाँ क्यों नहीं ठहर सके, और उनको उस वीज़े में क्या इतनी मुश्किलात थी कि वो कीनिया जैसे मैं हारून आपकी बात काट रहा हूँ। मैं उसका जवाब इसका दे देता हूँ, क्योंकि एक हमारे बड़े ही मोतबर सहाफ़ी जो कि उन्होंने उनकी इजाज़त नहीं ली, इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा, मगर पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो उस वक्त अरशद शरीफ से टेलीफोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा वो एकदम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा नीचे कोई सरकारी अफसरान आए हैं UAE के, और वो जब नीचे गए और उन्होंने आके कहा कि मुझे कहा गया है कि 48 आवर्स के अंदर आपने छोड़ना है। इशू ये था कि उनके पास इंग्लैंड का वीज़ा नहीं था और यूरोप का भी कहीं का वीज़ा नहीं था। तो हमारे दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि बरतानिया के हाई कमीशन से उनके वीज़े दिलवाने की, मगर उन्होंने पता नहीं बाय लैब्स या बाय डिज़ाइन या बाय रूल जो भी था, उन्होंने उसमें कोई मदद नहीं फरमाई। जिसके बाद साहब जिसके ऊपर बात हो रही, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, बड़ी माजरत आपके साथ। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापस आएंगे। जो बात रशीद साहब ने उठाए, जो नुकात आमिर मतीन साहब ने उठाए, और बहुत सारे सवालात हैं जो सहाफ़ियों के जहनों पर अभी तक मौजूद हैं। कमीशन का क्या निकलेगा नतीजा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार ज़मीर हैदर साहब भी हमें प्रोग्राम मुकाबिल में ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कमीशन की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको कितना जल्द ये तमाम मामला मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्योंकि हमेशा कमीशंस के ऊपर कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट रही है कि पाकिस्तान कमीशंस का कब्रिस्तान है। मैं बिल्कुल बड़ी हमारे साथ ज़मीर हैदर भी हैं, इनकी बहुत ये करीब तरीन जो अरशद शरीफ शहीद के दोस्त थे ये उनमें से शामिल था और इनका बहुत हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा उनसे मिलना था, तो इनसे भी बात करेंगे। मैं जुडिशल कमीशन बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं बना दें, DGISPR भी कह रहे हैं, UN भी कह रही है, स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि बनाया जाए, मगर पाकिस्तान में जुडिशल कमीशंस की ना कोई तारीख इतनी कोई दरख्शा नहीं रही हुई है और इसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी ये बड़ी दरख्वास्त होगी और कोशिश भी होगी कि ये हमारा भाई, हमारी कम्युनिटी का दोस्त, कलीग ये शहीद हुआ है, तो हम चाहेंगे कि उसके अंदर हमारे अपने लोग बैठें और मोतबर लोग बैठें। बदकिस्मती से हमारी यूनियन के अंदर कई दफ़ा कुछ इतने मोतबर लोग नहीं रह गए और आपस में वो लड़ते मरते रहते हैं, तो मैं अपनी कम्युनिटी से सुजेस्ट करूँगा कि 10-20 सीनियर एडिटर टाइप्स का एक हम पैनल बना लेंगे जिसमें से 2-3 लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो कि इस कमीशन में बैठें। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं, नुकसान हमारा हुआ है, पहली बात। दूसरा, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं ज़मीर के पास जाने से पहले कि मैंने अभी कहा कि हमारे एक दोस्त की बात हुई थी अरशद से आखिरी दफ़ा जब उनको UAE से निकाला जा रहा था, तो मुझे सरबत ने करेक्ट किया है कि आप नाम ले सकते हैं क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब ने ये वही थे और उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसका ज़िक्र किया है, तो हम भी नाम ले सकते हैं कि काशिफ अब्बासी साहब की उनसे आखिरी वक्त में बात हुई थी और उनका ये कहना था कि उन्होंने और बाकी दोस्तों ने बड़ी कोशिश की कि उनको ब्रिटिश यूरोप का वीज़ा लग जाए, मगर वो उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया, पता नहीं जान के नहीं किया या उनकी सुस्ती थी या जो भी वजह थी, तो उनको वीज़ा नहीं मिला। तो उनके लिए इसलिए बड़ी महदूद चॉइसेस थी कि वो श्रीलंका चले जाते, कतर चले जाते या कीनिया जाते, उनको कीनिया जाना पड़ा। मेरा एक सवाल होगा, पहले तो ये सारा दिन ज़मीर हैदर हम भी वहीं थे, मगर ये भी सारा दिन जो है अरशद शहीद के घर पे रहे, कोशिश कर रहे हैं हम उनकी फैमिली के साथ उनका गम शेयर करने का और इंतज़ामात भी, क्योंकि उस घर में अब कोई बड़ा मर्द नहीं रह गया। उसके भाई पहले शहीद हो चुके थे, उसके वालिद साहब भी फौत हो चुके हुए थे, तो वो फिर हम ये सारा बोझ जो है हमारे उसके कुलीग्स पे, हमारे दोस्तों पे है और वहाँ पे सारे ड्यूटी दे रहे हैं, ये ज़मीर भी देते रहे हैं। तो ज़मीर पहले तो थोड़ा सी तफसील बताएं कि अब उनका जस्द खाकी कब आ रहा है और जनाजा कहाँ है, किस वक्त है? आमिर, एक तो ये कि आज रात 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका जस्द खाकी आएगा और हम सारे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारा प्लान है कि हम जाएंगे और वहाँ से लेकर फिर कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी है उसमें वो रखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉर्चरी है और जितना अरसा हो गया अरशद की जान गए हुए, तो उसके बाद कुछ ज़रूरत थी कि ऐसी मॉर्चरी हो जो कि नई हो, जिसमें फैसिलिटी सही हो। तो दूसरा, फिर अभी उसकी वालदा भी बता रही थी और वो काफ़ी नाला थी, नाराज़ भी थी कि उन्होंने किसी जगह पे कहा था कि उस मॉर्चरी में जो है अरशद की बॉडी रखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसने वो नहीं दी, जिस पर वो काफ़ी नाराज़ थी। लेकिन कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि पिंडी में है, उसमें उनकी वो जस्द खाकी रखा जाएगा और जुमे रात को सुबह जो है वो अरशद शरीफ के घर पे ले आएंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद जनाजा का जो है अभी तक प्लान किया गया है कि वो फैसल मस्जिद में होगा, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि तकरीबन 50,000 से लाख के दरमियान जो है लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उसके अरशद शरीफ के जनाजे में शामिल होने के लिए। क्योंकि अभी जब थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पे आया हूँ तो अभी भी लोगों का आना लगा हुआ है, कॉन्टीन्यूसली लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं। आमिर, एक दिलचस्प बात यह कि मैं वहीं पे था, अरशद की अम्मी के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पे आए आरिफ हमीद भट्टी और उन्होंने आते ही अरशद की वालदा के घुटनों पे सर रख के और उन्होंने रोना शुरू कर दिया
और मैं क्या बताऊं कि क्या हौसला है उस माँ का। और वो आरिफ हमीद को कहती है, तू चुप कर, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तू चुप कर। और मैंने अभी तक उनको उस तरह रोते नहीं देखा। थोड़ी सी परेशान हो जाती है जब उनके सामने कोई आके बहुत ज्यादा रोता है तो, लेकिन उसको वो कहती हैं चुप करो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। और फिर उन्होंने मुझे आवाज दी कि ज़मीर या आरिफ हमीद भट्टी को संभालो, आरिफ को संभालो और इसे बाहर ले जाके बैठाओ, दूसरे कमरे में बैठाओ। तो वो एक जो है आमिर, जो मेरा एक जाती ताल्लुक है, मैं तो क्या अर्ज करूं कि मेरे ख्याल पे मैं तो जो अरशद का मेरा ताल्लुक है, मैं शायद वो कर्ज भी ना उतार सकूं इस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में। और मेरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ करता रहूं, ऐसी कम से कम उसकी आवाज ही बनते रहें और उसके लिए, इंसाफ के लिए ही लड़ते रहें। तो ये एक कोशिश है। तो अभी तक की तो सूरत हाल यही है। अब जो है अभी 1 बजे हम जाएंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर और फिर उसका जस्द खाकी लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल में रखेंगे, मॉर्चरी में। बिल्कुल, मैं भी वहाँ था और मैं सारे ही हमारे, क्योंकि वो इतना दोस्त परवर आदमी था, उसके दोस्तों का हल्का इतना ज़्यादा था, वो सच अ लविंग पर्सन, अफेक्शनेट पर्सन, कि वो ये सारे ही इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कोई बड़ी मुश्किल है आंसू रोकना, और सब किसी ना किसी जगह अबरीदा रहे, रोते भी रहे। सो हमारे लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा करना, क्योंकि वो सच अ ग्रेट पर्सन। मगर उनकी वालदा का, क्योंकि हमने पहला सानिया भी देखा हुआ है जब उनके अरशद के भाई शहीद हुए और एक ही दिन में उनके वालिद भी शहीद हुए, तो उस वक्त वो एकदम बड़े हौसले में आ गई थी कि कह रही थी अरशद को बचाओ, अरशद को बचाओ। अब मैंने देखा वो इतनी बाहिम्मत खातून है कि वो थोड़े से हौसले में इसलिए आई हुई कि ग्रैंड चिल्ड्रन को बचाओ। अब उनको ये फिक्र पड़ गई है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं उसके, कि उन्होंने वो जिम्मेदारी महसूस कर रही है। गम बहुत ज़्यादा है, मगर वो बहुत ज़्यादा वो रहती है कि हर थोड़ी देर बाद कह रही थी वो फलाना की तरह है, बच्चा की तरह है, एक बेटा उसका, इसीलिए भी इंतज़ार किया जा रहा है जुमेरात तक का। जी, वो कल शाम को पहुंच रहे हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने आना है। आमिर, वो कल रात को पहुंच रहे हैं, उनका बड़ा बेटा अरशद का, और इसी वजह से कल, हालांकि आज रात को बॉडी आ जाएगी अरशद की, जस्द खाकी आ जाएगा, लेकिन जनाजा इसीलिए जुमेरात को रखा है कि ताकि उसका बड़ा बेटा भी उसमें शामिल हो सके, क्योंकि वो फिर एक सारी उम्र का एक रह जाता है कि क्यों नहीं मैं देख पाया अपने वालिद के आखिरी वक्त पे आँख रुखसत करते हुए। तो वो एक यकीनन एक ऐसा बड़ा सानिया है कि जिससे पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाएगा। आपकी बात ज़मीर काट रहा हूँ कि आपकी बात काट रहा हूँ, ये इस वक्त जो है ना प्रोड्यूसर साहब तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो इसमें मैं भी आज देख रहा था पुरानी तस्वीरें अरशद के साथ। तो वो हम सारी सालगिरहें दोस्त इकट्ठी मनाने का हमारा एक रवाज है, और ये वो सालगिरहें थी जो इकट्ठी मनाते रहे। तो उसका था ही वाज ऑलवेज अ बैक रो पर्सन, वो पीछे खड़े होते थे हमेशा, जितना मर्जी इसरार कर लो वो आगे नहीं थे आते। हालांकि मैं समझता हूँ ही इज़ द मोस्ट फ्रंट लाइन जर्नलिस्ट, जो कि हम सबसे जिस दिलेरी से, जिस इंटेग्रिटी से, जिस काबिलियत से उसने ये काम किया, तो वो फ्रंट लाइन में वो है। और ये तस्वीरें अब हम देख के ये मेरा ख्याल सारी उम्र अब यही बातें करते रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ कि अरशद ये होता तो ये कहता, क्या करता, ये करता था, वो करता था। और जैसा ज़मीर ने कहा, वो एक बड़ा दोस्त परवर आदमी था, हर आदमी को आज सारे दोस्त शेयर कर रहे थे कि मुझ पे फलाने वक्त पे उसने ये एहसान किया, बड़ी चुप के मेरे साथ ये मदद की। वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत शाय आदमी था। उसका जो टेलीविज़न का रूप है प्राइवेट लाइफ में, बिल्कुल। आमिर, एक मैं छोटा सी बात बता दूं कि कुछ रोज पहले मैं खाबर घुमन, आप जानते हैं, कॉमन दोस्त है, उसकी तरफ बैठे हुए थे। तो हम जहाँ रूटीन में बैठते थे, तो वहां पे फिर हमने वीडियो कॉल की अरशद से, और फिर मैंने उसे कहा अरशद नथिंग इज सेम विदाउट यू। तो मुझे कहता है यार एवरीथिंग विल बी बैक टू द सेम, हम यहीं पे इकट्ठे बैठेंगे, महफिल लगेगी, गप लगेगी। तो फिर उससे अक्सर मैं जब भी बात होती मैं कहता यार अगर अरशद थोड़ा ख्याल कर, कहता यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर कहता था ज्यादा से ज्यादा क्या, गोली मार देंगे, मुझे मार देंगे। तो मैं उसे कहता था कि यार नहीं, इस तरह नहीं सोच, खैर है छोड़। तो फिर आगे से काट के कहता यार छोड़, तू मुझे खबर क्या है।
वो वहां पे भी बैठ के यार मतलब हालांकि उसके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती थी वहां पर भी, और वो एक इंसान चला गया ज़मीर हैदर साहब, मगर अरशद शरीफ साहब तमाम लोगों के दिलों में, दोस्तों के, देखने वालों के, चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेहद शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।